विनीत विनायक सिक्किम कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं। इनके पास आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार निरोधक मामलों में गहरा अनुभव है। विनीत ने सीबीआई में 1 दशक से काम किया और स्पेशल क्राइम्स, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और एंटी करप्शन डिवीजन में कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की। इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित शेल कंपनियों पर टास्क फोर्स में भी सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया। विनीत विनायक बिहार के खगड़िया, नालंदा और पटना जैसे जिलों के पुलिस अधीक्षक के अलावा पटना और सिक्किम में डीआईजी रह चुके हैं। विनीत विनायक इंटरपोल, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप्स और संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज बुलंद कर चुके हैं। इसके अलावा विनीत इंडियन पुलिस मेडल, गैलेंट्री पुलिस मेडल और राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत के रक्षक। आज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा चिंता का सबब है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड काल में कई सारी ऐसी चीज़ें हुई, कई लोगों की जॉब गई, कई लोगों के साथ डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ गई और उस टाइम से ये आंकड़ा ज़रा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं एडीजी एनसीबी विनीत विनायक सर से, जिनसे हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से युवा पीढ़ी को खास तौर से बचाया जा सके नशे की गिरफ्त में आने से, और उसके साथ साथ कुछ सीरियस बातें भी कि आखिर एनडीपीएस एक्ट क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। सर, वेलकम टू भारत एक्सप्रेस। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है, मेरी जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर एनडीपीएस एक्ट है क्या, और जब आप सीजर्स वगैरह भी करते हैं तो किस तरीके से आप जो है क्वांटिटी को देखते हुए सेक्शंस लगाते हैं और कौन से सबसे डेंजरस सेक्शंस हैं? इससे पहले कि मैं बताऊं कि एनडीपीएस एक्ट है क्या, जी, मैं थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना चाहूँगा। जी, आज से करीब 1.5-200 साल पहले, अराउंड 1857, 1858 में जी, ब्रिटिश सरकार ने एक ओपियम एक्ट को इनेक्ट किया था। जी, बट उसका बेसिक पर्पस था टू रेगुलेट दी प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ ओपियम, बिकॉज ओपियम उस समय ये ब्रिटिश सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया था। जी, ये पहला ओपियम एक्ट आया 1857 में, दूसरा ओपियम एक्ट आया 1878 में। उसके बाद जो ब्रिटेन ने इसका बहुत उपयोग किया, तो इस कानून का उपयोग कर बहुत रेवेन्यू जनरेट किए, तो पूरे विश्व में इस बात पर चिंता हुई कि ओपियम ट्रेड, दो इट इज़ बेनिफिटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो उसके लिए एक फर्स्ट यूएन कन्वेंशन हुई जेनीवा में 1912 में, और जो सेकंड कन्वेंशन हुआ जेनीवा में 1926 में, इट केम इनटू फोर्स, उसने ओपियम के वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए उसने कुछ सुझाव दिए, और उसने ये कहा कि केवल ओपियम पे नहीं, अब हमें कैनबिस और हेरोइन इत्यादि पर भी काम करना होगा। इसके बाद भारत सरकार ने, उस समय की जो ब्रिटिश की सरकार थी, एक डेंजरस ड्रग एक्ट को इनेक्ट किया। उस डेंजरस ड्रग एक्ट में तीन चीजें थी। एक तो कैनबिस, दूसरा अपना कोको डेरिवेटिव्स, और तीसरा ओपियम। इसके रेगुलेशन पे कुछ बात हुई, लेकिन वो कानून काफ़ी कमज़ोर था, और उससे बहुत सारे जो चीज़ें, जो पनिशमेंट दिए जाने का प्रावधान था, वो भी काफ़ी कमज़ोर था। जिसके बाद समय बीतता गया, और 1961 में भारत ने पहली बार यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स साइन किया। 71 में फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पे जो यूएन कन्वेंशन है उसको साइन किया, और उसके मैंडेट के तहत ये हुआ कि भारत को एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाने की आवश्यकता है जिसके प्रावधान बहुत कड़े हों और वो यूएन कन्वेंशन से भी अलाइन करता हो। इस परिप्रेक्ष्य में 1985 में 14 नवंबर को ये एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आया। ये एक स्पेशल एक्ट है।
special act which is wholly and solely focused on control of production, manufacturing, sale, transport, purchase, possession, export and import of narcotics, drug and psychotropic substance, जी। जिसकी लिस्ट जो है सो आपके इस एक्ट के साथ एनेक्चर में लगी हुई है। जी। इसके 83 सेक्शन का ये एक्ट है जी। और इसके प्रावधान इतने कड़े हैं कि इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द toughest laws in the country, a special law. You can also say that it is a response of the government to the societal challenge of drug abuse, जी। keeping in line the global standards जी। and dovetailing the Indian needs. सर आपकी बात से यहाँ पे मैं टोकना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत मतलब डेप्थ में आपने बताया और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये स्पेशल एक्ट है जी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग भले ही ड्रग ट्रेड कर रहे हो, किंग पिन्स हैं, पंचर्स हैं, इनके कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन वो खौफ में रहते हैं 24 घंटे कि कहीं NDPS एक्ट लागू ना हो जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस स्पेशल एक्ट के साथ स्पेशल कोर्ट्स भी होनी चाहिए और इसका ट्रायल जो है वो भी एक्सपेडाइट होना चाहिए? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ अभी तक, जैसे हम PMO की बात करें, प्रधानमंत्री साहब की बात करें या हम होम मिनिस्टर साहब की बात करें, तो वो लोग बड़ा ही सख्त हैं और जब वो ड्रग्स के ऊपर बात आ जाती है तो उनका रुख जो है बड़ा कड़ा है। उनका है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ क्राइम, और नार्को ट्रेड और नार्को टेररिज्म, ड्रग अब्यूज़ ये तो ख़त्म ही करना है पूरी तरह से। और उस चलते उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लिख कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि स्पेशल एक्ट को स्पेशली अलग तरीके से और स्ट्रिक्टली जुडिशरी को भी ट्रीट करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, ताकि इन केसेस में जो जजमेंट्स आती हैं वो और भी ज़्यादा एक्सपेडाइट हो जाए? जहाँ तक ट्रायल की बात है जी। सो जितने स्पेशल एक्ट के प्रावधान जितने कड़े होते हैं जी। उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट उतने ही स्क्रूपुलसली कोर्ट असेस करती है। जी। सो जहाँ तक इस बात का सवाल है कि स्पेशल एक्ट हैं, बहुत कड़े प्रावधान हैं, बट कोर्ट्स ऑल्सो गो इनटू द प्रोसीजरल एस्पेक्ट वेदर इट हैज़ बीन फॉलोड बाय द स्क्रूपुलसली फॉलोड बाय द आर इन्वेस्टिगेटर पर्सनल। सो जो आपने कहा एकदम मैं उस बात से सहमत हूँ। अब मैं अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करूं तो हमारे करीब 2500 ऑड केसेस पूरे देश में लंबित हैं और उसमें वो सारे केसेस चल रहे हैं 540 ऑड कोर्ट्स में। तो उससे बहुत सारे चैलेंजेस ये आते हैं कि आपका केस उन सब कोर्ट्स में वन ऑफ द मेनी केसेस हैं। तो स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान जैसा आपने सुझाया है और जिस पर कि सरकार काफ़ी मतलब काम कर रही है और राज्य सरकारों को इस संदर्भ में गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जा रहे हैं कि उसका करना आवश्यक है। और कुछ स्टेट्स ने अपने स्तर पर स्पेशल कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट किया भी है, बट इसमें डेफिनेटली और करने की ज़रूरत है। बेल के लिए कहा जाता है कि मुजरिम का हक है तो वो अपनी राइट्स को अवेल करता है। समहाउ कई बारी दे आर लकी इनफ कि वो कोर्ट को कन्विंस भी कर लेते हैं। अगर आपका ट्रायल डिलेड है और आपका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, जी। ये दो अगर तो दे आर गिविंग प्रेसिडेंस टू आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ओवर सेक्शन 37 ऑफ द NDPS एक्ट। सो द सॉल्यूशन टू दिस चैलेंज lies in expediting our trials and not allowing the accused to get benefit of this incarceration to get bail. This is as far as enforcement is concerned. But जब आप किसी भी समस्या को उसके पूरे 360 डिग्री व्यू लेकर के अगर आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि उसके एक पहलू, जैसे ड्रग की अगर समस्या ली जाए तो एक पहलू है डिमांड साइड का, एक से पहलू है सप्लाई साइड का। सप्लाई, ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं कि उनका इन्फोर्समेंट होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये सब सप्लाई साइड का एफर्ट्स है। डिमांड साइड इज अनदर एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी looked into in a very in-depth manner, because it's been a global experience कि it is not just a law enforcement problem, it's a social problem which needs to be holistically tackled.
तो इसे कैसे कंट्रोल तो- किया जाए? तो हाँ। सप्लाई को कट किया जाए या डिमांड को कट तो किया उसी जाए? के लिए सरकार जो है और खास करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी के दिशा निर्देश पे, जिस पे वो बहुत मतलब द लेवल ऑफ मॉनिटरिंग एंड द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ द वे ही इज इक्विपिंग द एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस विच आर देयर इन द कंट्री, वो मतलब इट इज अनपैरेलल्ड। अभी तक ऐसी पहल पिछले 5 साल में जो हुई, मैंने जैसे आपको बताया 2019 में ये सर्वे हुआ, सैंपल सर्वे, 2020 में एक नशा मुक्त भारत अभियान आया। नाउ जो नशा मुक्त भारत अभियान आया वो सबसे पहले उन्होंने 272 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स पूरे देश में चिन्हित किए और वहां पर 3 प्रकार की कार्रवाई हुई। सर वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से? वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जहां पर कि इस सर्वे में आया कि वहां पर बहुत ज्यादा ये समस्या सर अगर हमारे दर्शकों की और मीडिया की बात करें तो सबसे पहला नंबर हम जो समझते हैं वो आता है पंजाब का, जिसपे तो कई बारी मूवीज भी बनी है, उड़ता पंजाब। लेकिन हम देखें तो उड़ता पंजाब की जगह हम अगर ये बोलें उड़ता युवा, क्योंकि नशे में इंसान हाई हो जाता है। तो वो वनरेबल एरियाज कौन से हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। वल्नरेबल एरियाज अभी मेरे पास यहाँ पर अभी डेटा उपलब्ध नहीं है इन 272 जिलों का इन जनरल, बट इन जनरल कुछ जगह पर जहाँ पर केसेस ज्यादा हुए हैं, ये आपके पंजाब के कुछ जिले हैं, आपको केरल का कुछ जिला है, कोई नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं जहाँ पर कि इसकी समस्या काफ़ी है। तो इन सब जिलों को चिन्हित कर करके सरकार ने इस पर 3 pronged स्ट्रेटजी लगाई है। पहला, उन्होंने सप्लाई कर्ब करने के लिए इन्फोर्समेंट एक्शंस, जिसकी हमने बात की, लोगों को पकड़ना, उनको जेल भेजना, मेकिंग लाइफ टफ टू डू बिजनेस इन दिस फील्ड। दूसरा, जो आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, जो मतलब लोगों को इस बात में जागरूक करना कि नशा इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द हाई, इट्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह हैं, लोगों का इलाज हो, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। जब तक सबको हम ले करके नहीं चलेंगे, देयर आर साइबर एक्सपर्ट्स, देयर आर हाउ डू यू टैकल द डार्क नेट, हाउ डू यू टैकल द क्रिप्टो पेमेंट्स, हाउ डू यू टैकल द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। बट दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि जब आती है बात क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन के थ्रू वो हो रहा है, अनोनिमस है सब कुछ, लेकिन ट्रांजैक्शंस हो रहा है तब के लगातार डील्स हो रही हैं। That is the reason the government has now equipped or us to go into all these aspects of cyber patrolling, cyber how do we go into darknet investigations. Those are very detailed stuff which I won't be able to explain here. But we are all alive to the challenge. Government is alive to the challenge and it's equipping us. सर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे चैनल ने भी पूरी की पूरी जो है भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क ने सीरीज चलाने का जो है ये सोचा है। और हम लोग का मेन मकसद ये है कि कैसे हम लोग अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, कैसे भी करके युवा तक हम लोगों को पहुंचना है, ताकि अवेयरनेस को हम लोग भी एज जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया हाउस, कि पहुंचाएं लोगों तक, ताकि लोग जो हैं ड्रग्स जैसी चीज़ों से बच सके, बच्चे इसकी चपेट में आने से बच सके। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जितनी भी ड्रग पेडलर्स हैं जो ये शो देख रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, हौकसाई है आपके ऊपर, किसी भी वक्त आप किसी भी एजेंसी की गिरफ्त में बहुत जल्द आ सकते हैं। सर एक सबसे बड़ी बात आ जाती है, हमने इतनी सारी बातों को डिस्कस करा, लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ बच्चों की, युवा पीढ़ी की, उन स्टूडेंट्स की, जैसे देहरादून की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, तो जनरली हर पेरेंट का सपना होता है कि अच्छे स्कूल में, हिल स्टेशन में, जहाँ पे हमेशा जो मौसम है बड़ा सुहाना रहता है, वहाँ पे हम बच्चे डालेंगे और वहाँ पे पढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ पे बोर्डिंग फैसिलिटीज़ के साथ साथ ड्रग पेडलर्स की भी नज़र रहती है। वहीं इसके साथ साथ एक और सेक्टर आ जाता है IT। 12-12 घंटे लोग काम करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो कई बार लोग जो है हाई होने के लिए कि ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, ड्रग्स कंज्यूम करने लग जाते हैं। वहीं बॉलीवुड में भी कई लोग, कई यंग जनरेशन के बच्चे छोटे शहरों से आते हैं बड़े बड़े सपने लेके, और माया नगरी में जो है ड्रग्स की चपेट में आ जाते हैं और कहीं के नहीं रहते। तो आपके द्वारा कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं और आप किस तरीके से इस चीज़ को, क्योंकि पुलिस का, NCB का, एजेंसीज का एक दूसरा रूप होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, कि युवा पीढ़ी को, यंग जनरेशन को इस चीज़ से बचाया जाए, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं? देखिए, जो स्टडीज़ हुई हैं, जो पूरे
विश्व में जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें 3 मुख्य कारण आए हैं कि लोग ड्रग क्यों लेना शुरू करते हैं जी। खास करके ये युवा वर्ग के लिए ज़्यादा प्रासंगिक है। पहला है पीयर प्रेशर। जी। अपने मित्रवत सब लोगों के साथ बैठकर जो जैसा आपने कहा हाई होने की और जी। एक बार इसे ट्राई करते हैं, एक पहला ये है। दूसरा है स्ट्रेसफुल वर्क स्टाइल। तीसरा है अगर परिवार में इस बात को बचपन से इसको टबू नहीं किया गया, अगर इसे ऐसा नहीं माना गया कि ये बहुत ही गलत चीज़ है और ये भी चलता है जी। और या परिवार में किसी प्रकार का इतिहास है इसका, तीसरा वो हुआ। चौथा इजी एक्सेस, जो बहुत ही आराम से अगर आपको ये चीज़ें उपलब्ध अगर हो जाए तो वहाँ पर द चांसेस के लोगों के बीच में इसकी आदत लगेगी ये काफ़ी ज़्यादा है। ये तो जो स्टडी की बात हुई जी। और पूरे विश्व में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, चाहे वो पोर्चुगल में डीक्रिमिनलाइजेशन मॉडल है जहाँ पर कि आप जो व्यक्ति खाता है या लेता है ड्रग का सेवन करता है उसको आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से अलग रखें एंड फोकस मोर ऑन ट्रीट इट एज अ पब्लिक हेल्थ इशू, उसको मानकर उनका वो करें, तो दैट हैज़ बीन अ वेरी काफ़ी उसे सफलता मिली है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स का लाइफ स्किल ट्रेनिंग अगर इन लोगों को, युवाओं को दी जाए इन सब जगहों पे, उनके यहाँ 3 साल का एक कोर्स है जो 30 सेशंस का है, वो भी पीयर प्रेशर को रेजिस्ट करने में देखा गया कि काफ़ी उसके सकारात्मक परिणाम मिले। ऑस्ट्रेलिया की एक पॉजिटिव चॉइस मॉडल है जिसमें कि ऑनलाइन रिसोर्स स्कूल और पेरेंट्स के लिए ड्रग एडुकेशन पे ये हुआ। आइसलैंड में यूथ को स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा करें। ये सब चीज़ें अगर की जाए तो ये एक टेस्टेड, एम्पिरिकली टेस्टेड मॉडल्स हैं जिसपे जो कि काफ़ी सक्सेस इन्होंने दिया है। सो इंडिया में कब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? सो ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है इन लोगों का बिकॉज दैट्स बीन डॉक्यूमेंटेड वेल। भारत में भी हमारे गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसी लाइन पे कहूँ या अब कर रहे थे, अभी वो किया है। हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं जो लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपको नेशनल एक्शन प्लान जो ड्रग डिमांड रिडक्शन का हमारा वो है, विच फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन विथ इन कोलैबोरेशन विथ बहुत सारे NGOs के साथ मिल करके। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक नवचेतना मॉड्यूल अपना चलाया हुआ है जो उनके वेबसाइट पे है, जहाँ पर कि लाइफ स्किल के सारे प्रोग्राम्स हैं। तो ये हम उनके साथ मिल करके इन सब चीज़ों का प्रसार अपने माध्यम से करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, ड्रग फ्री कैंपस अभियान, हमारे लोग समय समय पर जा करके कॉलेजेस में वहाँ प्रहरी क्लब्स मीन्स द गाइज हु आर अलर्ट, जो प्रहरी का काम करें, देखें, लोगों को बताएं कि ये कितनी किस तरह से ये आपको हानि पहुँचाती है। ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स जो हमने अभी आपको बताया, जो हम लोग जा करके हर जगह करते हैं। ई प्लेज का हम लोगों ने वो किया हुआ है कि हाउ यू शुड नॉट टेक ड्रग्स। देन जो लोग इस तरह की समस्याओं से निकल गए हैं वो लोग को हम ले जाते हैं कॉलेज में, आगे बढ़ा करके जाके कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में और इनमें जा करके वो बात करें कि इसके किस तरह से वो इसमें आए और अपना अनुभव उनके साथ साझा करें ताकि दूसरे लोग इससे सीख पाएँ। तो ये सारे चीज़ों को हम एक कार्यक्रम का रूप दे करके हर जगह जाते हैं। उसके अलावा हमारा जो अनुभव होता है अनुसंधान के क्रम में, वो हम सरकार से और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से साझा करते हैं कि भाई इन सब बातों को भी आप लोगों को बताएं। जो हमारे नए नए मॉड्यूल आते हैं, किस तरह से लोग, बच्चे इंट्रैप होते हैं, किस तरह से उनके पास ये ड्रग पेडलर्स अपनी एक्सेस बनाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम NCB
काम कर रही सर है। यहाँ पर आपने जब अवेयरनेस की बात करी है तो मैं एक छोटी सी बात का जिक्र करना चाहूँगी। कल ही मेरी जो है हमारे सीएमडी हैं श्री उपेंद्र राय, वो बहुत सख्त हैं इस ड्रग अब्यूज़ के लिए, और मतलब काफ़ी खिलाफ है, और मतलब पिछले 10 साल से वो अपने माध्यम से भी जो है इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। और जो ये पूरी टीम है भारत एक्सप्रेस नेटवर्क की, ये हमेशा से इस तरीके की जो कवरेज होती है और इन तमाम चीज़ों में जो है हम लोग सबसे आगे रहते हैं, ताकि अवेयरनेस हो, यूथ को बचाया जा सके और ड्रग फ्री इंडिया का जो है मतलब हम लोग उसमें एक योगदान दे सकें। नहीं, आपके सकारात्मक सहयोग और इस ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क टुगेदर। ज़रूर, एकदम, क्योंकि आप मीडिया जो है सो पब्लिक और हमारे बीच के सेतु का काम करता है, और वो हमारे लिए काफ़ी मतलब सकारात्मक इफेक्ट उसका ज़रूर होगा। हाँ, एक चीज़ मैं जो बोलना भूल गया था कि हमारे एनसीबी ने कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, रविशंकर जी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ब्रह्मा कुमारीज के साथ, गुरुद्वारों के साथ, मंदिरों के साथ, उनके पास हम जाते हैं कि आप जब अपना जो सरमन्स देते हैं, जो लोगों को सत्संग में, कीर्तन में, नमाज में जो आप बातें बोलते हैं, उसमें भी इस बात का जरूर उल्लेख करें, क्योंकि वहाँ भी बच्चे और पेरेंट्स आते हैं, तो वो भी एक आउटरीच का एक बहुत बड़ा माध्यम है। सो चाहे वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, चाहे वो लोगों को अवेयर कराना हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ से बात करना हो, जो ये जितने भी डिमांड रिडक्शन के एफर्ट हैं वो वही इंगित कर रहे हैं जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, कि जो अपना युवा है उसको बचपन से ही हम कैसे ऐसे रीइंफोर्स कर दें क्योंकि वो इस लत में फंसे नहीं, और जब लत में फंसेगा नहीं तो आगे की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। सर हमने सारे टॉपिक से तो बात करी है, और जो आप ये रिलीजियस वाला एंगल बता रहे हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदुज़म की बात करूं, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, या क्रिश्चियनिटी की बात करूं, या मुस्लिम रिलीजन की बात करूं, तो सर हर ग्रंथ में, हर पाक किताब में ये तो लिखा हुआ है कि नशे से दूर रहें। हर धर्म जो है, मतलब आज तो हम इतनी सारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिलीजन कभी भी किसी भी तरह के ड्रग अब्यूज को, किसी भी तरह के नशे को कभी सपोर्ट नहीं करता। सर यहाँ पर रिलीजन की भी बात करी, एनसीबी क्या कर रही है वो भी बात करी, केंद्र सरकार के भी हमने रोल की बात करी, तो ऐसे में हम अपनी जनता का जिक्र ना करें तो ये थोड़ा सा शो फिर अधूरा रहेगा। सबसे बड़ी मैन पावर तो सर ऑल ओवर इंडिया का जो परिवार है, हमारा यूथ, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे इन्फॉर्मर्स, वो है। तो सर जनता के लिए मैं जानना चाहूँगी कि एज अ इन्वेस्टिगेटर आपकी भी एक यूनिट होगी, टीम बनती होगी, चंद लोग हैं, जनता का जब सपोर्ट मिलता है आपको कैसा लगता है, और आपकी इन्वेस्टिगेशंस कितनी एक्सपेडाइट होती है? अगर ये इतना बड़ी चुनौती है कि अगर इसमें समाज से हमें अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो हम अपने किसी भी कार्रवाई में विफल हो जाएंगे। तो आपके माध्यम से बस मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि ये जो सामाजिक बुराई है, ये जो सामाजिक चैलेंज है, जो चुनौती है हमारे लिए, इसका निदान तभी होगा, इसका सकारात्मक रिजल्ट तभी आएगा जब आप हमें सहयोग करेंगे। उसके लिए आप, बहुत लोग इस बात से भयभीत रहते हैं कि हमारा नाम निकल जाएगा, लोग क्या कहेंगे, समाज में लोग रहते हैं इस बात से, एक स्टिग्मा रहता है, और एक इस बारे में सचेत रहना लाजमी भी है। कोई नहीं चाहता कि जिस कॉलोनी में वो रहता है या जिस रिश्तेदारों के साथ वो रहता है वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें उसे खबरी के रूप में देखा जाए। परंतु समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है वो उसके लिए कि आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहे। हम लोगों ने 1933 हमारी मानस हेल्पलाइन भारत सरकार ने की है, वो टोल फ्री हेल्पलाइन है, उस पर आप खबर भी दे सकते हैं। आप कुछ ड्रग्स के बारे में जानकारी चाहते हैं वो भी आपको मिल सकती है, आपको काउंसलिंग भी मिल सकती है। आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि यह काउंसलिंग या तो आप हमसे लें या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की हेल्पलाइन है वहाँ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसी कॉल पे। सो आप अगर हमें सूचना देंगे, हम कार्रवाई करेंगे, तभी जाके हम दोनों मिलेंगे, तभी जा कर के इस पर कोई इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। केवल एनसीबी कुछ करे या केवल सरकार कुछ करे, सरकार और एनसीबी इज एज स्ट्रॉन्ग एज द सपोर्ट विच इट गेट्स फ्रॉम द पीपल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन है। जब
आंख नाक कान मुंह बनती है जनता, तो किसी भी तरह के चैलेंज से ओवरकम किया जा सकता है। और भारत अपनी अखंडता और एकता के लिए ही जाना जाता है पूरे विश्व में। अगर आम जनता आज ही से इसी वक्त से बिल्कुल अलर्ट हो जाए, मुस्तैद हो जाए, तो भारत को नशा मुक्त भारत बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक बार मेरी जनता तमाम अधिकारियों के लिए मेरे साथ बोलेगी, जय हिंद, जय भारत।